हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। तो हम आज के वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करा चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी तरह से आज हम मोस्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाने की संभावना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न कर लोगे, तो इससे बाहर इस लेसन से नहीं आ सकता है, ये मेरे वादा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा तरह से देखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ठीक है, देर न करते हुए प्रश्न को फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ए बोले तो जल, जल, जल बोले तो H2O, जल बोले तो H2O, जल का सूत्र होता है H2O। इसी से बाबू ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो देखिए क्या क्या होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है बाबू? तो ऑक्सीजन जल से निकलता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र होता है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, जो जल से मिलता है ऑक्सीजन। बाबू जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पूछा गया प्रश्न था बाबू कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है बाबू, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। एक तो और पूछा गया प्रश्न था कि जो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूछा गया प्रश्न था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बता देते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। इसका परमाणु संख्या 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24, बोले तो 24। मैग्नीशियम जो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है। और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ से मिलता है? क्लोरोफिल जो मिलता है पत्तियों को जो हरित लवक होता है, पत्तियों का जो हरित लवक होता है वहां से क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है बाबू। ठीक है बाबू, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि घेघा पनपता है। अब पूछा गया प्रश्न है कि घेघा पनपता है, तो घेघा पनपता है तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से जब आप लोग भोजन कीजिएगा, जब आप लोग भोजन कीजिएगा और नमक आप लोग खाते हैं, नमक तो आयोडीन युक्त यदि नमक आप लोग नहीं खाइएगा तो आप लोगों का जो घेघा है यहाँ पर फूल जाएगा। जो घेघा है यहाँ पर फूल जाता है, मतलब पहचान होता है जिसका घेघा रोग हो जाता है तो फूल जाता है, यहाँ पे देखिए सूजन आ जाता है। वही बोलते हैं कि मतलब आयोडीन की कमी है, घेघा रोग हो गया है। और वही घेघा पनपता है तो आयोडीन की कमी से बाबू, आयोडीन की कमी से। ठीक है, प्रश्न बताइए, प्रश्न बताइए कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से एनीमिया, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, रक्त की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से। चलिए वही बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो खट्टे चीजों के खाने से विटामिन सी मिलता है। चलिए वही बताइए, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिसमें मतलब हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। रिकेटस कौन सा होता है? रिकेटस, है ना? यदि ये कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। चलिए बताइए कौन सा विटामिन, ये बताइए कौन सा विटामिन खून को थक्का बनाने में मदद करता है? पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा विटामिन खून को थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के। कौन बाबू? विटामिन के। जो विटामिन के होता है, जो विटामिन के होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यदि आप लोग मतलब कहीं पर हाथ कट जाता है चाहे पैर कट जाता है, देखते हैं कि खून का रिसाव होता रहता है और कुछ देर के बाद मतलब खून का रिसाव बंद हो जाता है। वही विटामिन के, जो विटामिन के है वो सहायक होता है। चलिए, रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए के, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है बाबू। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। सारा पूछा गया प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। किस विटामिन क्या बताएं विटामिन, विटामिन विटामिन बताया ना वो विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है? रक्त को थक्का बनाना। मतलब किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? तो विटामिन के। ये सारा पूछा गया प्रश्न है। एक पूछा गया प्रश्न था कि विटामिन का खोज किसने किए थे? विटामिन का खोज बाबू फंक ने किए थे। कब? 1912 में। 1912 में फंक ने किए थे विटामिन का खोज। फंक, फंक ने क्या किए थे? विटामिन का खोज किए थे। फंक ने विटामिन का खोज कब किए थे? कब किए थे? 1912 में फंक ने किए थे विटामिन का खोज। ठीक है बाबू, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं? बाबू ग्लूकोज, सबसे पहले तो आप लोग ग्लूकोज का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो बताइए, ये ग्लूकोज का एक अणु, यहाँ पर अणु रहता है, इस परमाणु है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लिए हैं? 6 गो।
अब 6 गुण ये है ना, इसलिए उसका जो 6 नंबर ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है 6 दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। यदि आप लोगों को ऑक्सीजन ना पूछकर हाइड्रोजन पूछेगा तो उससे कितना हो जाएगा 12। यदि हाइड्रोजन पूछ देगा 12 और कार्बन पूछेगा तो कार्बन का भी 6 होगा। यदि पूछ दे कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं, तो कितने लेते हैं? 12 12 गो ना, कितने परमाणु भाग लेते हैं? ग्लूकोज कब बनता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज क्या बन रहा था? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा था। तो ग्लूकोज ग्लूकोज छड़ी की एनर्जी देता है। ग्लूकोज आप लोग मतलब लीजिएगा, एनर्जी देता है, तत्कालिक एनर्जी प्रदान करता है। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज का बताइए, ग्लूकोज का मतलब आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? एक बार पूछा गया प्रश्न था, केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणु भर कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और कितना कार्बन है? 6 हो, तो 6 क्या करेंगे? गुना प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 गुने कितना है? 12 गुण, तो 12 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और 6 गो है ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन है, तो 6 गुने 16। तो देखिए बर छक कितना हो जाएगा? 72। वही 1 में 12 से करेंगे तो 12 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। चलिए छोटे जोड़िए, 6 अदू 8 अदू 10 के 0, 9 1 10, 10 7, 17 एक हसीलिया 18, कितना आया? 180। तो ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना होता है? 180। ये भी पूछा गया वो प्रश्न था। ठीक है बाबू, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि पौधे का रंग किसके कारण हरा होता है? देखिए बताया था पीछे, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग मतलब पौधे का रंग हरा होता है, बताया था ना? क्लोरोफिल क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, ये सब सारा बताए थे। क्लोरोफिल कहाँ से निकलता है? पत्तियों का हरित लवक से। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस स्थान में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे किस स्थान में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो भी अभी पीछे बताए थे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। चलिए बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। बोले तो आप लोग का जो मतलब जिसका मधुमेह रोग हो जाता है उसको जल्दी जल्दी प्यास लगता है, इसका ऐसा पहचान होता है। और जिसका ये मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसी को डायबिटीज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज। मतलब जिसका मतलब चिनिया रोग भी लोग बोलते हैं कि इसका चिनिया रोग हो गया है, तो वही जो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन के जब आप इंजेक्शन लगवाइएगा, जब इंसुलिन का आप इंजेक्शन लगवाइएगा तो आप इस मतलब मधुमेह रोग से आपका पाइएगा, छुटकारा पा लीजिएगा। मतलब ये सब जो रोग होता है, ये सब जो रोग होता है बचपन में नहीं होता है बाबू, ये सब 25 से 30 वर्ष के बाद ही होता है। बोले तो 30 वर्ष के बाद ही सब रोग होता है। मतलब 30 वर्ष के बाद जब आपका ये जब 30 वर्ष हो जाए तो आप मीठा खाना कम कर दीजिए, नहीं तो आप लोग क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। बहुत खराब रोग है बाबू, बहुत खराब। अभी ज़्यादा इससे मृत्यु हो रहा है। अभी लोगों का सबसे ज़्यादा शुगर के कारण ही मृत्यु हो रहा है। देखिए प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है, तो देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, इसलिए इसका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो ग्रहणी है वो किसका भाग है? छोटी आंत का। देखिए छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है बाबू, 3 भागों में बांटा गया है छोटी आंत को। फर्स्ट भाग है इलियम, फर्स्ट भाग नहीं, फर्स्ट भाग है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। फर्स्ट भाग है ग्रहणी। सेकंड है जेजुनम। क्या है? जेजुनम। सेकंड है जेजुनम। और इसका तीसरा भाग है इलियम। क्या है? इलियम। ये ग्रहणी छोटी आंत का 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी पूछा है ना, तो ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत का ना। पूछेगा जेजुनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। पूछेगा इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत के भाग है। देखिए छोटी आंत पूछा गया प्रश्न था कि छोटी आंत में मुख्य रूप से अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो अंतिम पाचन जो होता है वो इलियम, इलियम का जो भिलाई होता है ना, इलियम का जो भिलाई, उसी में पाचन होता है मुख्य रूप से, मतलब अंतिम पाचन। हाँ, कहाँ होता है? इलियम का भिलाई में। तो छोटी आंत का कितने भाग? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, 3 भाग होता है ना। देखिए और पूछा गया प्रश्न था कि छोटी आंत का कौन सा भाग, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? आमाशय बोले तो पेट उदर से जुड़ा होता है। तो जो ग्रहणी होता है, ये जो ग्रहणी होता है ये पेट से जुड़ा होता है, आमाशय से ये जुड़ा होता है, आमाशय से, आमाशय से जुड़ा होता है। ये ग्रहणी जो क्या होता है? आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जेजुनम होता है। जेजुनम जो होता है ग्रहणी और इलियम के मध्य कौन होता है? ये मध्य होता है जेजुनम।
ये क्या होता है? जेजुनम। इसी का हिंदी नाम है मध्यांत्र। इसका क्या नाम है हिंदी नाम? मध्ययांत्र बाबू, मध्यांत्र बोलते हैं इसे हिंदी में, क्योंकि इसका मध्य वाला भाग है तो मध्यांत्र बोलते हैं। इलियम को बोलते हैं शेषयांत्र, बोलते हैं शेषयांत्र बोलते हैं। इसको शेषांत्र बोलते हैं, इसको मध्यांत्र बोलते हैं। देखिए, तो जो ग्रहणी होता है अमाशय से जुड़ा होता है और आग्नाशय से जो रस निकलता है, जो मतलब पाचन में भोजन के अवशोषण में मदद करता है, जो आग्नाशय से रस निकलता है वो ग्रहणी भाग में क्रिया होता है। छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है, जो उदर से जुड़ा होता है, पेट से, वहीं से फिर उसके बाद अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय को पेंक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय का दूसरा नाम क्या है? पेंक्रियाज। जहाँ से अग्नाशय रस निकलता है, जो कहाँ पर सब क्रिया होता है? ग्रहणी भाग में। और जेजुनम जो होता है, ग्रहणी और इलियम का बीच का हिस्सा जेजुनम होता है, जिसका नाम हिंदी में मध्यांत्र है, मध्य वाला भाग। वही जो इलियम होता है शेषयांत्र। इलियम जो होता है बड़ी आंत के सिक्कम जो होता है, बड़ी आंत का सिक्कम उससे जुड़ा होता है। पूछा गया प्रश्न है कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है? तो कौन सा? इलियम। इलियम जो होता है बड़ी आंत के से जुड़ा हुआ होता है ना। तो देखिए, बड़ी आंत के बारे में बताते हैं। ये तो छोटी आंत के बारे में रहा, एक आ रहा छोटी आंत के बारे में ना। छोटी आंत, उसी तरह से आपको हम बड़ी आंत के बारे में बताते हैं। देखिए, छोटी आंत के बारे में था, बड़ी आंत के बारे में बताते हैं। बड़ी आंत, ये बहुत सारा प्रश्न बनता है, ये सब एग्जाम में प्रश्न में बना कर पूछता है। देखिए, बड़ी आंत को ऐसे तो मुख्य 4 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए, फर्स्ट भाग है आपको सिक्कम। क्या है? सिक्कम। सिक्कम जो क्या होता है? छोटी आंत के इलियम से जुड़ा हुआ होता है। किससे? इलियम। इलियम से जुड़ा हुआ कौन भाग रहता है? इलियम से कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है? जो बड़ी आंत का सिक्कम होता है, इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। वही जो बड़ी आंत का दूसरा भाग है कोलन। क्या है? कोलन। कोलन जो है ये बड़ी आंत का हिस्सा है। ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। सबसे 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 बड़ा है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कोलन। बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा भाग कौन होता है? कोलन। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन होता है ना। कोलन को 4 भागों में बांटा गया है। कोलन को कितने भागों में? कोलन जो इंग्लिश शब्द है, इसी को हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर देते हैं, इसी को हिंदी बोलते हैं बृहदांत्र। क्या बोलते हैं? बृहदांत्र बोलते हैं बाबू, बृहदांत्र। इसी को बोलते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब बड़ा होता है ना। ये कोलन जो होता है बड़ी आंत का जो भाग है, जो सबसे बड़ा होता है, इसे 4 भागों में बांटा गया होता है। और वही विदर्यांत्र, सिमोंड विदर्यांत्र, ये सब इसका वही जो सिमोंड विदर्यांत्र होता है, सिमोंड विदर्यांत्र होता है, वो मतलब जिसमें विटामिन के और विटामिन बी का अवशोषण होता है। जो कोलन का चौथा हिस्सा है सिमोंड विदर्यांत्र, उसमें के और विटामिन बी का अवशोषण होता है। वही जो 3 नंबर में मलाशय होता है, क्या होता है? मलाशय, जहाँ पर मल मूत्र जमा होता है, जहाँ पर मल जमा होता है ना, जहाँ पर लैट्रिन हम लोग का जमा होता है, वो कहाँ जमा होता है? मलाशय में ना। और वही जो अंतिम भाग होता है गुद्दा। क्या होता है बाबू? गुद्दा जो होता है ना, गुर्दा होता है, जिससे क्या होता है? मल बाहर निकलता है ना। इससे इसके बाद जो मल द्वार भी इसे बोलते हैं ना, मल द्वार के माध्यम से बाहर निकलता है, तो गुद्दा। जो गुद्दा होता है क्या होता है? तो देखिए, छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी जो अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे अग्नाशय रस मतलब ग्रहणी भाग में ही कार्य करता है। वही जो जेजुनम, जिसे हिंदी बोलते हैं मध्यांत्र, जो ग्रहणी और इलियम का मध्य का भाग होता है। वही जो इलियम, जिसे हिंदी बोलते हैं शेषांत्र, जो बड़ी हाथ से जुड़ा हुआ रहता है ना। बड़ी आंत का सिक्कम जो होता है छोटी आंत के इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। कोलन जो बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा वाला भाग है, उसे 4 भागों में बांटा गया रहता है, जिसे इसका हिंदी नाम होता है बृहदांत्र, है ना, बृहदांत्र में बड़ा। तो और वेदांत जो सिमोन वेदांत होता है, जिसमें विटामिन के और विटामिन बी का अवशोषण होता है। वही मलाशय जहाँ पर मल जमा होता है, और गुदा जिसके माध्यम से मतलब जो मल द्वार जिसके मतलब माध्यम से बाहर निकलता है। मतलब ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में रहा। इससे मतलब प्रश्न बनेगा, तो आप लोग को एग्जाम में बाबू छूटेगा नहीं। यदि आप लोग एक बार इसके बारे में आप लोग जान जाइएगा, एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। सारे प्रश्न के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और सारे जितने भी प्रश्न बन सके उतना हम प्रश्न बना सकेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब वो पूछा गया, सब सारा बताएं, आप लोगों को पूरा डिस्कस किया प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण बाबू कब होगा? जब सूर्य कब उगते हैं? दिन में कि रात में? सूर्य कभी भी दिन में उगते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। रात में पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि दिन में बनाते हैं। दिन में सूर्य रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिएगा? सूर्य, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सूर्य रात में सूर्य तो नहीं उगता है, जब रात में सूर्योदय नहीं होगा,
तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। वही जो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। तो इसलिए आप लोग को दिन मानना है। बहुत हल्का प्रश्न था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है बाबू? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है, अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद। देखिए बताते हैं आपको, पूरा तरह से बताते हैं। अमीबा, अमीबा में कुटपाद। कुटपाद कैसे बनता है? जो कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली होता है, उससे कुटपाद का निर्माण होता है। और कुटपाद का जब निर्माण होता है तो अमीबा, अमीबा कुटपाद के मदद से ही चलता फिरता है। अमीबा कुटपाद की मदद से ही चलता फिरता है और उसी के मदद बोलते कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण, पूछा गया प्रश्न था कि अमीबा किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है? पूछा गया प्रश्न था कि अमीबा किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद, कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है अमीबा। उसी तरह से जो पैरामीशियन होता है, पैरामीशियन जीव होता है, उसका परिचालन अंग क्या होता है? पूछा गया प्रश्न था कि पैरामीशियन का परिचालन अंग क्या होता है? और जो जो पैरामीशियन होता है उसका परिचालन अंग सिलिया होता है। क्या होता है? सिलिया। क्या होता है? सिलिया होता है उसका परिचालन अंग ना। जिस तरह से अमीबा का परिचालन कुटपाद होता है, उसी तरह से पैरामीशियन का परिचालन क्या होता है? सिलिया होता है। प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से आश्रयित होता है बाबू? पीतरस कहाँ से आश्रयित होता है? तो पीतरस ऑप्शन को यकृत से आश्रयित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पीतरस यकृत, यकृत बोले तो लीवर, लीवर, लीवर से आश्रयित होता है। पीत, पीत, पीत एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पूछा गया प्रश्न था कि पीत क्या है, जो कि हम लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में जो मेरा वीडियो है इस चैप्टर का, उस वीडियो में बताया हूँ कि पीत क्या है और इसका पाचन में क्या मतलब योगदान होता है। हम कराए हुए हैं, पूछा गया प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पीत एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, पाचक होता है ना, जो पाचक तो पचाने में मदद करता है, क्षारीय द्रव होता है, जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में क्या होता है? जामा जामा होता है। देखिए बिलिरुबिन, ये देखिए बिलिरुबिन, बोले बोले तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कारण पित्त जो होता है पीला होता है। जब आप में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो आपको पीलिया रोग हो जाएगा, जिससे आपका शरीर पीला पीला दिखाई देने लगा। तो बिलिरुबिन के कारण ही पित्त कारण क्या होता है? पीला होता है ना, पीला होता है। और एक ऐसा द्रव है, पित्त एक ऐसा द्रव है, अम्लीय है कि क्षारीय? तो क्षारीय द्रव है ना, क्षारीय द्रव है, जो किसके द्वारा बनता है? यकृत के द्वारा बनता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, जो वसा का पाचन करने में योगदान करता है, जो वसा का पाचन करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, और छोटी आंत में आश्रयित होता है, जिससे उसका मतलब पाचन होता है। ठीक है बाबू, देखते हैं प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? ये बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। स्टार्च के रूप में पौधे में जो भोजन होता है, स्टार्च के रूप में क्या होता है? जामा होता है ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो बाबू इसका भी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। सी बोले तो लाइपेज, लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। वही जो एमाइलेज होता है, जो एमाइलेज होता है वो कहाँ क्रिया करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। एमाइलेज, एमाइलेज कहाँ क्रिया करता है? एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। वही जो प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों, पेप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन के लिए है। ये किसके लिए? ये प्रोटीन के लिए है। प्रोटीन, ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। कौन? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के मदद में पाचन करता है। वही जो लाइपेज होता है वसा पर क्रिया करता है ना। ये तीनों पूछा गया प्रश्न है। जिस तरह से वसा पर लाइपेज पूछा है, कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज भी पूछ सकता है, और प्रोटीन पर पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों टिक करना है, ऑप्शन में कोई एक रहे तब पर भी टिक करना है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिए। देखिए प्रश्न है कि दांत का सबसे ऊपरी परत होता है बाबू, दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। इनामेल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, इनामेल। दांत का सबसे ऊपरी परत जो क्या होता है? इनामेल होता है। एक बार पूछा गया प्रश्न था, प्रश्न घुमा कर पूछा गया प्रश्न था कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इनामेल होता है। दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनामेल। दांत का सबसे चमकदार भाग कौन होता है? तो इनामेल। जो हम लोग का दांत चमकता है वो इनामेल होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत कौन होता है? तो इनामेल। दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इनामेल। दांत का चमकदार भाग कौन होता है? तो इनामेल। अब बताइए आप लोग, दांत किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है।
दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। दांत कैल्शियम और फास्फोरस, है ना? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। चलिए अब दांत के बारे में बताते हैं। जो दांत होता है, दांत का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। जो क्या है? दांत का सबसे ऊपरी परत है। ये जो होता है सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन। और इसके नीचे जो होता है पल्प होता है। क्या होता है? पल्प। जिसमें नसें रखती हैं, जिसमें मतलब खून का मतलब सुचारू रूप से मतलब खून बहता है, मतलब खून रनिंग करता है, फ्लो करता है। वो किस भाग में करता है? पल्प भाग में करता है, सबसे निचले भाग में करता है। और जो दांत का सबसे चमकदार परत होता है इना में, उसके जो मध्य वाला भाग होता है डेंटाइन, उसे डेंटिन में कहीं कहीं लिखा रहता है ना, डेंटिन या डेंटाइन ना। तो अब सब पूछा गया प्रश्न है कि दांत किन तत्वों से मिलकर बना होता है? दांत के सबसे ऊपरी परत कौन होता है? दांत के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? ठीक है बाबू, देखते हैं अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो बाबू न्यूक्लियस शब्द बोले तो केंद्रक, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब कब किए थे बाबू? तो कब किए थे? 1831 में। कब किए थे? 1831 में इसका खोज किए थे। न्यूक्लियस का खोज कब किए थे? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किए थे। चलिए बताइए, पूछा गया प्रश्न था कि कोशिका का खोज किसने किया था? चलिए बताइए, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे बाबू? कब किए थे? तो 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में खोज किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किए थे। इन्होंने जो कोशिका का खोज किए थे वो कोशिका जो था मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किए थे? तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। चलिए ये बताइए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? जीवित कोशिका का खोज किसने किए थे? तो जीवित कोशिका का खोज लिवेन होक ने किए थे। लिवेन होक ने किए थे। कब किए थे बाबू? तो वो किए थे 1674 में। कब किए थे? 1674 में। 1674 में लिवेन है हुक ने जीवित कोशिका का खोज किए थे। चलिए प्रश्न बताइए कि किसे किसे पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न था कि किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह घर कहते हैं, अर्थात पावर हाउस कहते हैं। चलिए बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आल्टमैन ने किया था। आल्टमैन ने आल्टमैन किसका खोज किए थे? आल्टमैन किसका खोज किए थे बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का ना। चलिए और प्रश्न बताइए कि राइबोसोम का खोज किसने किए थे? राइबोसोम का खोज किसने किए थे बाबू बताइए? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो राइबोसोम का खोज किसने किए थे? प्लाडे ने। पॉलार्ड ने कब किसे किया था? प्लाड। जो ऑप्शन में दिख रहा है प्लाड है ना। प्लाड किए थे। किसका खोज किए थे? राइबोसोम। चलिए बताइए कि किस कोशिकांग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं? किस कोशिकांग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं बाबू? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, जिसका खोज प्लाड ने किए थे। जॉर्ज प्लाड, इनका पूरा नाम है जॉर्ज 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 प्लाड ने किए थे। कब किए थे बाबू? कब किए थे? तो 1955 में किए थे। 1955 में किए थे। कब किए थे राइबोसोम का खोज? 1955 में खोज किए थे। जॉर्ज प्लाड को कोशिकीय संरचना के लिए इन्हें 1974 में, कब? 1974 में इन्हें को नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला था बाबू। पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला था बाबू। नोबल पुरस्कार मिला था 1974 में। किनको? जॉर्ज प्लाड को, कोशिकीय संरचना के लिए। चलिए वही अभी प्रश्न बताइए कि राइबोसोम का नामकरण किसने किए थे? राइबोसोम का नामकरण किसने किए थे बाबू? तो राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट 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 बी रॉबर्ट बी रॉड्स ने किए थे। रॉबर्ट बी रॉड्स। कब किए थे? तो इसका नामकरण 1958 में, 3 साल बाद। 55 में खोज किए थे प्लाड ने, वही रॉबर्ट विलार्ड से इनका 1958 में नामकरण किए थे। किनका? राइबोसोम का। चलिए बताइए लाइसोसोम। लाइसोसोम
का खोज किसने किया थे? लाइसोसोम का खोज किसने किए थे बताइए? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे डी डी डुबे डी डुबे ने किए थे लाइसोसोम का खोज। चलिए बताइए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न था कि किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहते हैं? चलिए प्रश्न बताइए, किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहते हैं? तो बाबू लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं बाबू। यदि लाइसोसोम शरीर में फट जाए तो आपका मतलब मृत्यु भी हो सकता है। आप मृत्यु हो सकता है, लाइसोसोम फट जाएगा। जिसका खोज किसने किए थे? डी डुबे ने। सारा प्रश्न अब पूछा गया प्रश्न था कि माइक्रोएल्सा का खोज किसने किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज 1674 में लिवेन हुक ने किए थे। वही ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। जॉर्ज प्लाट ने राइबोसोम का खोज किए थे। जॉर्ज प्लाट ने राइबोसोम का खोज 1955 में किए थे और कोशिकीय संरचना के लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रॉबर्ट विलाइट से 1958 में इनका नामकरण किया था राइबोसोम का, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। वही जो डी डुबे हैं लाइसोसोम का खोज किए थे, जिसे आत्महत्या का थैली कहते हैं। लाइसोसोम क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो जो कोशिकाओं का क्या करता है? जो कोशिकाओं का पाचन कर देता है, मतलब कोशिका को मतलब अपने अंदर खा जाता है, बोले तो पाचन कर देता है ना, लाइसोसोम। ठीक है बाबू, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है। परजीवी पौधा का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अमरवेल। अमर जो वेल होता है वो परजीवी पौधा का उदाहरण है। चलिए प्रश्न पूछा गया था कि गोबर छत्ता जो होता है वो किस तरह के पौधा का उदाहरण है? तो गोबर छत्ता जो है वो मृत जीवी, बोले मृत जीवी पौधा का उदाहरण है। देखिए गोबर छत्ता है ना ऑप्शन में, मृत जीवी। मृत जीवी पौधा का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता। अमरवेल जो है वो कथी परजीवी पौधा का उदाहरण है। बहुत सब प्रश्न पूछा गया था कि गोबर छत्ता भी पूछा गया है, अमरवेल। मतलब एनसीईआरटी का है, मतलब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में मतलब हर एक साल पूछता है। हर एक साल यदि इस लेसन से, यदि इस चैप्टर से कोई प्रश्न पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं आ सकता है। बाबू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को करा दिए हैं। सारे भारी भारी हल्का प्रश्न सारे प्रश्न को कराए हुए हैं बाबू। जब वीडियो में लगातार अभी बने रहिए, अभी ऐसे ऐसे प्रश्न को कराएंगे जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी का उदाहरण है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया तो उड़हुल जो है उभयलिंगी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। उभयलिंगी उड़हुल जो है उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। देखिए प्रश्न है कि गोबर छाता है। देखिए बताया था गोबर छाता, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। मृतजीवी गोबर छाता एक मृतजीवी पौधा का उदाहरण है। बताया था बाबू। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए बाबू, ये हम केमिस्ट्री का भी जो मेरा वीडियो प्रश्न है, वीडियो है, उसमें भी करा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है और ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऊर्जा को छोड़ते हैं ना, तो इसलिए उपचयन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही। एक वयस्क मनुष्य बोले तो जवान मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं बाबू। दांत कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो दांत 4 प्रकार का होता है। दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। दांत जो होता है वो कितना होता है? 4 प्रकार का होता है बाबू। दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। आपको हम बताए हुए हैं, जो मेरा बायोलॉजी का प्रश्न जो वीडियो है उसमें बताए हुए सब्जेक्टिव में कि दांत कुल कितने होते हैं, उनके प्रकार और कार्य के विवरण बताए हुए हैं। देखिए जो ट्रिक था वो ट्रिक था आईसी आईसी आईसीपीएम मोदी। जो ट्रिक था आईसीपीएम मोदी, आप लोग को मालूम होगा। आई बोले तो इंसाइजर और इंसाइजर और सी बोले तो केनाइन और पीएम मने प्री मोलर और मोदी मने मोलर। बताया था ना बाबू, ये इसका ट्रिक है जो 4 प्रकार का होता है। देखिए ये जो प्रीमोलर होता है, देखिए प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर ये भोजन को कुचलने का कार्य करता है। वही जो मोलर होता है वो चबाने का कार्य करता है, जिसे हम चबा चबा खाते हैं। और ये जो चीरने का काम करता है और ये जो होता है फाड़ने का काम करता है। ये चीर फाड़ करता है, ये काटने का काम करता है ना। दांत कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। वही जो एक प्रश्न पूछा गया था कि बच्चा में बोले तो नौ बच्चे बोले तो नौजवान, अरे बच्चे बोले तो नौजवान मतलब शिशु में कुल कितने दांत होते हैं? तो उसमें जो ऑप्शन था 20। ऑप्शन में आप लोग को 20 दिखेगा। जो 20 होता है ना, जो बच्चे होते हैं उसमें कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 20। वही वयस्क मनुष्य में कितना होता है? कुल 32। दांत कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार के। आईसीपीएम मोदी ट्रिक है, आप लोग या इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर होता है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। पेप्टिक अल्सर बोले तो अमाशय अल्सर, लंबे समय तक भोजन ना करने से ये रोग होता है। अमाशय अल्सर भी इससे पूछेगा कि अमाशय अल्सर कैसे होता है, तो अधिक समय तक, लंबे समय तक भोजन ना करने से, इसे पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर भी पूछता है। चलिए ये बताइए, एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न था, बताइए कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, मतलब शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है अधिक, मतलब जो मांसाहारी जीव होते हैं उससे अधिक की कम? बताइए, दो ही ऑप्शन बताइए, उससे अधिक की कम? जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उन जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। क्या होती है? मांसाहारी जीवों से अधिक होती है ना? अधिक होती है। चलिए एक प्रश्न और बताइए, एक तो प्रश्न बताइए कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? पूछा गया प्रश्न था, अतुल लघु में भी पूछता है प्रश्न, अतुल लघु में पूछता है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन, देखिए क्या होता है बताते हैं। एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण रूप होता है। एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये भी पूछा गया प्रश्न था बाबू, ये भी पूछा गया प्रश्न था। चलिए एक और प्रश्न बताइए, एक और प्रश्न बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग, किस किरण के रंग के लिए प्रकाश संश्लेषण मतलब अधिक अधिक मतलब लागू होता है? किस किरण के रंग पर? नीला, लाल, सफेद। तो जो लाल रंग का किरण होता है बाबू, जो लाल रंग का किरण होता है प्रकाश का, उस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अधिक होती है। जो लाल रंग का किरण होता है, जो लाल रंग का किरण होता है, उस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होती है, अधिक उत्तरदायी होता है। तो देखिए ये जो सारे प्रश्न था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए माँ क्लासेस चैनल पर आप लोग बने रहिए और लगातार चैप्टर बाय चैप्टर करके सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का हम तो ला ही रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इंग्लिश का भी लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसी तरह से आप लोगों को सर पढ़ा रहे हैं एसएसटी और मैथ्स के लिए, संस्कृत के लिए, लगता है इस पर बना वीडियो आ रहा है, तो आप लोग मार्क्स क्लासेस चैनल पर आप लोग बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।